साल है 2013 का, गवर्नमेंट है कांग्रेस की, पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस टाइम तक अगर याद हो तो न्यूज में ये सब चल रहा था। Today, the Prime Minister has finally broken his silence on the 2G scam. Suresh Kalmari, the man accused of the massive Commonwealth Games scam. 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। एक के बाद एक स्कैम आ चुके थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, चॉपर स्कैम और पता नहीं क्या क्या। इंडियन इकोनॉमी का तो ये हाल था कि इन्फ्लेशन 9.8% टच कर रहा था। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स दे वर एट अ 3-year लो। रुपये और डॉलर के एक्सचेंज रेट की बात करें तो जनवरी 2013 से सितंबर 2013 में यानी सिर्फ 8 महीनों में रुपये 55 पर डॉलर से 65 पर डॉलर चला जाता है। इसी बीच आते हैं रघुराम राजन, जिन्हें मनमोहन जी की सरकार सितंबर 2013 में आरबीआई गवर्नर बना देती है। इनके गवर्नर बनते ही सेंसेक्स 1.8% चढ़ जाता है। जो इंडियन रुपी है वो भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 2.1% ऊपर उठ जाता है। जब ये आरबीआई गवर्नर बनते हैं सितंबर 2013 में, तो जैसा मैंने बताया इन्फ्लेशन क्या था, 9.8% था और 2 साल के अंदर ये इन्फ्लेशन को 3.78% ले आते हैं। इतना कम इन्फ्लेशन इंडिया ने पिछले 25 साल में नहीं देखा था। इसके बाद भी इनके आरबीआई गवर्नर बनने के 3 साल बाद ये गवर्नर की पोस्ट छोड़कर यूएस वापस चले जाते हैं। आज की डेट तक जितने भी आरबीआई गवर्नर्स इंडिया में रहे हैं उसमें रघुराम राजन ही हैं जिन्होंने सिर्फ 3 साल ये पोस्ट संभाली है। बाकी सब आरबीआई गवर्नर्स मिनिमम 5 साल के लिए पोजीशन पर रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रघुराम राजन, जिन्हें हम रॉकस्टार गवर्नर भी कहते हैं, उन्होंने इतनी जल्दी रिजाइन कर दिया? इस वीडियो में रघुराम राजन से रिलेटेड हर बात को हम डिस्कस करेंगे, उनकी हिस्ट्री, उनके अचीवमेंट्स और उनके और करंट बीजेपी गवर्नमेंट के साथ फ्रिक्शन के बारे में भी। इसमें हर पॉइंट पे हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे स्टिक करेंगे और उन फैक्ट से वॉट एवर कंक्लूजन्स यू ड्रॉ, प्लीज उनको कमेंट्स में शेयर करें। आइडिया इज ऑलवेज टू हैव अ हेल्दी डिस्कशन/एंगेजमेंट। इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग तो बहुत है। ये पैदा होते हैं इंडिया में, पूरी दुनिया घूमकर फिर इंडिया आ जाते हैं, वो भी कोई छोटी मोटी पोजीशन पे नहीं, एज एन आरबीआई गवर्नर। अब जरा इनकी लाइफ को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। देखिए, रघुराम राजन को तो हम रॉकस्टार गवर्नर के नाम से जानते ही हैं, पर उनके फादर भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करते थे। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इंडिया के अंदर ही रह के इंटेलिजेंस गैदर करती है और टेररिज्म के अगेंस्ट काम करने में हेल्प करती है। इनके फादर फिर रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है जो इंटेलिजेंस इंडिया के बाहर से गैदर करती है। खैर, इनके बचपन की बात करें तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करते हैं। वहाँ पर ही ग्रेजुएट्स एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, यानी वहाँ पर ये टॉपर रहे। आईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद इनका पढ़ाई से मन नहीं भरता, तो ये आईएम अहमदाबाद से एमबीए कर लेते हैं एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन। वहाँ पर भी ये गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, यानी वहाँ पर भी ये टॉपर बन जाते हैं। आईएम के बाद ये टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं, पर कुछ ही महीनों में एमआईटी विच इज़ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी करने चले जाते हैं। यहाँ तक इनकी जर्नी देखिए तो नोट करिए, तो इन्होंने इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्कूल से डीपीएस आरके पुरम से स्कूलिंग करी, टॉप इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी दिल्ली से बीटेक किया, टॉप एमबीए कॉलेज आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, फिर वर्ल्ड के टॉप कॉलेज एमआईटी से पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए, जो कि खुद 11th रैंक पे आती है वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। एज अ प्रोफेसर ये कई सारी हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। 2003 में ये एक और ऑथर के साथ मिलकर अपनी बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। ये बुक ये आर्ग्यू करती है कि इवन तो कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड नेशन प्रोग्रेस के लिए, कैपिटलिज्म गिव्स बर्थ टू कैपिटलिस्ट, जिसका मतलब है अमीर बिजनेसमैन जो कैपिटलिज्म की वजह से आते हैं वो खुद ही फिर सिस्टम को मैनिपुलेट करने चालू कर देते हैं, जिससे कि कैपिटलिज्म की जो बेसिक फाउंडेशन है वो ही हिल जाती है। इस बुक में इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करी है जिससे कि हम कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट को सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकें। अभी जो बुक इन्होंने लिखी थी ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ते हैं और उससे इंप्रेस होकर आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मिलकर रघुराम राजन को आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के पोजीशन के लिए इन्वाइट करते हैं। रघुराम राजन ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी तरह रघुराम राजन आईएमएफ के यंगेस्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। सिर्फ यंगेस्ट ही नहीं, ऐसा पहली बार होता है कि आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट की जन्मभूमि यानी कंट्री ऑफ बर्थ एक डेवलपिंग नेशन की है।
2003 से 2006 तक ये IMF में अपना टर्म कंप्लीट करते हैं। इसी बीच 2005 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो आगे जाके रघुराम राजन की किस्मत ही बदल देती है। 2003 में एलन ग्रीनस्पैन, जो कि US फेड चेयरमैन थे उस टाइम पर, उनकी रिटायरमेंट पार्टी में एक कंट्रोवर्शियल पेपर प्रेजेंट करते हैं, हैज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट मेड द वर्ल्ड रिस्कियर। ये पेपर बेसिकली ये बोलता है कि एलन ग्रीनस्पैन की पॉलिसीज़ की वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत रिस्की हो गए और इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। इस पेपर को अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊं, बाय द वे ये पेपर रघुराम राजन को आने वाले 2 साल में वर्ल्ड फेमस बना देगी। तो देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर गलत चीज़ होने की एक प्रोबेबिलिटी या एक चांस होता है। कुछ गलत चीज़ों के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और कुछ की ज़्यादा। जो गलत चीज़ होने की जैसी प्रोबेबिलिटी है, आप उस हिसाब से उसके लिए प्रिकॉशन लेते हो, राइट? पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ऐसे रिस्क को हम टेल रिस्क बोलते हैं। पर रघुराम राजन ने ऑब्जर्व किया कि करंट बैंकिंग पॉलिसीज और कल्चर बैंकर्स को एक्सट्रीम रिस्क लेने के लिए इंसेंटिवाइज करता है। ऐसे में जो टेल रिस्क है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो इतनी कम रह नहीं पाती। प्लस उससे भी बड़ी बात, अगर वो गलत चीज़ गलती से भी हो गई तो पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट्स खतरे में आ जाएंगे। जिस पार्टी में उन्होंने ये पेपर प्रेजेंट किया, वहाँ पर तो इनका मजाक बना दिया गया। पर 2007 में 2 साल बाद यही हुआ। सालों की डीरेगुलेशन के बाद US में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, पूरे दुनिया में फैल जाता है। इससे रघुराम राजन तुरंत फेमस हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले ही यही चीज़ होने की वार्निंग दी थी, पर किसी ने इनको सुना नहीं था। 2007 में एक और चीज़ होती है, एंट्री होती है रघुराम राजन की इंडिया में। 2007 में प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन मोंटेक सिंह आलूवालिया रघुराम राजन से एक रिपोर्ट लिखने को कहते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया को कौन कौन से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इसके लिए 12 लोगों की हाई लेवल कमेटी बनती है जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं, OP भट्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ICICI के CEO KV कामत, NSE के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, क्रिसिल के MD एंड CEO, अब बाकी वगैरह बड़े बड़े लोग। इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं रघुराम राजन। ये कमेटी रिपोर्ट निकालती है 100 स्मॉल स्टेप्स, जिसने बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रपोज किए होते हैं। इनके कुछ रिफॉर्म्स RBI के फ्रंट पर थे, जिनमें इन्होंने बोला कि RBI का मेन टारगेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और इसमें गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी RBI मोर और मोर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी कई सारे रिफॉर्म्स स्ट्रैटेजिक डीरेगुलेशन पर थे और कैसे कंट्रोल्ड वे में हम अपनी इकोनॉमी को और ओपन करने की जरूरत है। रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद 2008 में देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इनको अपना इकोनॉमिक एडवाइजर बना देते हैं और 2012 में इंडिया का चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर। बाय द वे, मनमोहन सिंह जी भी इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके थे। अब आता है 6 अगस्त 2013, रघुराम राजन को RBI का गवर्नर बना दिया जाता है। Raghuram Rajan taking over as the new RBI governor. यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट को लगता है कि रघुराम राजन फॉरेन एजुकेटेड है, US का पासपोर्ट है उनके पास, तो शायद पब्लिक एक्सेप्ट ना करे। तो शुरू में तो उन्हें RBI गवर्नर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 सालों के लिए दिया जाता है, ना कि 5 जैसा हमेशा होता आया है। ये एक छोटा सा डिसीजन है, इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इंडिया को वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। RBI गवर्नर बनते ही रघुराम राजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा चेंज आता है, जहां पर चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का मेन काम गवर्नमेंट के यूनियन बजट में हेल्प करना है और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो इकोनॉमिक प्रॉमिसेस हैं उनको फुलफिल करना है। RBI गवर्नर का काम अलग है। RBI गवर्नर को पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो से कोई लेना देना नहीं है। RBI गवर्नर का मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना, रुपये की स्ट्रेंथ मैनेज करना, लिक्विडिटी मेंटेन करना। बेसिकली जहां चीफ एडवाइजर का काम गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना होता है, RBI का मेन काम है इंडिया की मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, जिसके लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाया जा सकता है। ये सही भी है क्योंकि इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे चेक रहता है, एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। जनरली RBI गवर्नर की पोजीशन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और IAS ऑफिसर्स को दी जाती थी, पर उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट में इतने स्कैम्स हो रखे थे, इन्फ्लेशन 9.8% पे चल रहा था, ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। इंडिया नेगेटिव GDP ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट रघुराम राजन को लाती है एज अ गवर्नर ताकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। रघुराम राजन, जिन्होंने 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस प्रेडिक्ट किया था, वो काफ़ी फेमस और भरोसेमंद इकोनॉमिस्ट हो चुके थे इंटरनेशनल लेवल पर। गवर्नर बनते ही पहली स्पीच के बाद सेंसेक्स 1.8% बढ़ जाता है और रुपी डॉलर के अगेंस्ट 2.1% स्ट्रांग हो जाता है। पूरे इंडिया की और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की रघुराम राजन से बहुत उम्मीदें थी।
गवर्नर बनते ही रघुराम राजन तुरंत इन्फ्लेशन पे अटैक करते हैं। RBI Governor Raghuram Rajan today explained how inflation can be a silent killer with his dosa economics model. उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए, जैसे उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो इंडिया में डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्हें करेंसी कन्वर्जन पे लगभग 3.5% का डिस्काउंट दिया। मतलब अगर मेरे पास $1 है जिसके बदले मुझे 50 रुपीज़ मिलने चाहिए, इस डिसीजन के बाद मुझे 53.5 रुपीज़ मिलेंगे। हुआ क्या इससे? लगभग $30 बिलियन इंडिया में आए और रुपी स्टेबलाइज होना शुरू हुआ। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के इन्फ्लेशन को एग्रेसिवली टैकल किया। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन 9.8% से गिरकर सिर्फ 3.78% रह गया। दिस वॉज द लोवेस्ट द कंट्री हैड सीन इन द लास्ट 25 ईयर्स। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको CVV के साथ OTP भी डालना पड़ता है। इसे बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये भी रघुराम राजन ने इंट्रोड्यूस किया। इससे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स कम हुए। इसके बाद ये इंडिया में पेमेंट्स बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ बैंकिंग एक्टिविटी परमिटेड थी। इसी के थ्रू आज जो आप देख रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एटसेट्रा इंडिया में ऑपरेट करते हैं। पेमेंट बैंक लाइसेंस के पहले आपको फुल फ्लेजेड बैंक बनने की ज़रूरत थी और जिसकी कंप्लायंस कॉस्ट और सेटिंग अप कॉस्ट इतनी हाई थी कि कोई भी नया प्लेयर आसानी से नहीं आ सकता था, विच रिजल्टेड इन स्लो ग्रोथ एंड नो इनोवेशन। UPI भी रघुराम राजन के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ और उसे पेमेंट्स बैंक जैसे कि पेटीएम ने बहुत फेमस कर दिया। अगला रेवोल्यूशन रघुराम राजन लेके आया बैंक्स के क्लीन अप में। रघुराम राजन ने बैंक्स के साथ काम किया और उनके एसेट्स को प्रॉपरली एसेस करना स्टार्ट किया। तब पता चला कि जो बैंक्स है सब बहुत सारा डिफॉल्ट लोन पड़ा हुआ है। ये सारे करप्ट बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के लोन्स थे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैलेंस शीट में पड़े हुए थे। इन्हें हम NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे NPA बैंक्स की बैलेंस शीट में पड़े हुए थे लेकिन बैंक्स को हवा तक नहीं थी क्योंकि कंप्लायंस इंडियन बैंक्स का इतना ढीला था। इनके प्रॉपर क्लासिफिकेशन के बाद पता चला कि बैंक्स की हालत सही नहीं थी, जिसके बाद बैंक से क्लीन अप एक्टिविटी शुरू की जाती है। 26 मई 2014 इलेक्शंस होते हैं और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो चाहेगी कि इंटरेस्ट रेट लो किए जाए। क्यों? जिससे कि लोन्स चीपर हो जाएं और ग्रोथ रेट बढ़ सके। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ 2 जगहों पर से आ सकती है। नंबर 1, या तो RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स कर दे यानी लोन्स को चीप कर दे और इंटरेस्ट रेट गिरा दे जिससे कि ग्रोथ आ जाए। नंबर 2, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से ग्रोथ लाए, विच मीन्स गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बोरोइंग को रीबैलेंस करके ग्रोथ लाए। यहाँ पर रघुराम राजन कहते हैं कि अगर अभी इंटरेस्ट रेट्स कम किए तो इन्फ्लेशन तुरंत बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तो इसको काबू में किया है। अभी कुछ और टाइम इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट इसके फेवर में नहीं थी, पर रघुराम राजन चाहते थे कि ग्रोथ गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी से आए, ना कि RBI के मॉनेटरी पॉलिसी से। अब इंटरेस्ट रेट चेंज करने की पावर किसके पास है? ये पावर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC के पास होती है जिसमें RBI के लोग ही बैठते हैं। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट चेंज करने की पूरी पावर RBI के पास थी, तो गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके बाद गवर्नमेंट एक प्रपोजल लाती है। गवर्नमेंट बोलती है इस MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 7 लोग होंगे जिनमें से 4 गवर्नमेंट के और 3 RBI के। रघुराम राजन इस प्रपोजल को मना कर देते हैं क्योंकि वहां पर RBI के इंडिपेंडेंस का सवाल था। लास्ट में 3 गवर्नमेंट और 3 RBI मेंबर्स पे बात सेटल होती है। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि RBI का डिप्यूटी गवर्नर भी गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। इससे पहले ये RBI खुद इंटरनली सेलेक्ट करती थी। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि अगर डिप्यूटी गवर्नमेंट सेलेक्ट करके आती तो वो सेल्डम ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा, राइट? और ये RBI के इंडिपेंडेंस के लिए सही नहीं है। फिर RBI गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं रख पाएगी। फिर एक और चीज़ होती है, मई 2016 में राज्यसभा MP सुब्रमण्यम स्वामी मोदी को एक लेटर लिखते हैं कि रघुराम राजन इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं कर रहा है, इससे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्हें मोदी गवर्नमेंट को यह भी बोला कि रघुराम राजन इज नॉट मेंटली इंडियन एंड हैज विलफुली wrecked इंडियन इकोनॉमी। मतलब उन्होंने जानबूझ के भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई है। डीमोनेटाइजेशन, जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर रघुराम राजन कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को कंसल्ट जरूर किया था लेकिन कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं किया था। उस टाइम पर RBI ने डीमोनेटाइजेशन मूव का अपोज किया था और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी लिख के दिए थे। रघुराम राजन ने बोला था कि ब्लैक मनी रेयरली हार्ड कैश के फॉर्म में होता है, वो जनरली गोल्ड, रियल एस्टेट और किसी और एसेट क्लास में लॉक्ड होता है। तो डीमोनेटाइजेशन से नुकसान ब्लैक मनी वालों का नहीं, सिर्फ आम पब्लिक का होगा। अब फैक्ट्स देखिए, रघुराम राजन का जो टेन्योर है वो एज एन RBI गवर्नर अगस्त 2016 में एंड होता है। आपको बताया था मैंने, कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए दिया था।
इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बीजेपी गवर्नमेंट उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं करती, तो वो रिज़ाइन करके वापस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चले जाते हैं और ठीक 2 महीने बाद यानी नवंबर 2016 में मोदी जी डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन सही था कि नहीं, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन इंडिया के लिए सही थे कि नहीं, ये सब एक डिबेट का पार्ट है, इस पर हमेशा एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ पे हम शायद एग्री कर सकते हैं, वो ये है कि आरबीआई और गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसमें आरबीआई गवर्नमेंट को अकाउंटेबल दिखा सके, राइट? क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। I make videos on finance, business and everything that involves money in it. तो I hope आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।